Hello everyone, we are going to continue solving past paper of IMAT from 2015. Let's start. We have question 36 which says some local anesthetics affect nervous impulse transmission by making it more difficult for voltage gated sodium channels to open. So कुछ अच्छा एनेस्थीसिया का काम क्या होता है? वो पेन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है जो सिग्नल पहुंचाया जाएगा रिसेप्टर तक, वो सिग्नल की चेन को पाथवे को ब्लॉक किया जाता है। ठीक है। जो नर्वस इम्पल्स ट्रांसमिशन है उसको मुश्किल बनाया जाता है बाय एनेस्थेसिया ताकि रिसेप्टर तक सिग्नल ना पहुंचे। ठीक है। अब वो कैसे इसको डिफ़िकल्ट बनाया जाता है कि जो सोडियम गेटेड चैनल्स होते हैं, सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल बोल सकते हैं आप इसे। ठीक है। इनको जो है क्लोज़ कर दिया जाता है या फिर बहुत मुश्किल बना दिया जाता है बाय एनेस्थेसिया कि वो खुल ना पाएँ। अब ये क्वेश्चन जो है वो नर्वस इम्पल्स जनरेशन का है या इम्पल्स फॉर्मेशन आप कह सकते हो। तो होता क्या है, देखो, ये आपके पास हर जो सेल है वो रेस्टिंग पोटेंशियल में है। ठीक है। रेस्टिंग पोटेंशियल कितना होता है सेल का? -70 मिलीवोल्ट होता है। अब जैसे ही आपके पास सेल के ये सेल है, ठीक है, सेल में अंदर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है बाहर के मुकाबले। ठीक है। तो अंदर जो है वो लेस पॉजिटिव है, बाहर इज मोर पॉजिटिव है। ठीक है। तो अभी ये सेल कैसा है? पोलराइज स्टेट में है। अब अगर मुझे इसे डीपोलराइज करना है, यानी कि इसका उल्टा करना है, अंदर पॉजिटिव लेके जाना होगा, तो होता क्या है कि आपके पास जो सोडियम गेटेड चैनल्स होते हैं वो खुलते हैं। बाहर सोडियम ज़्यादा होता है तो सोडियम अंदर की तरफ, सोडियम रशेस इनसाइड, जिसकी रिजल्ट में सेल अंदर से पॉजिटिव हो जाता है। इसका मतलब ये ग्राफ यहाँ से, अब देखो, ये -70 था, -60 हो गया, -50 हो गया, इस तरीके से करके ये हो जाता है तकरीबन 55। ये जो पीक आप देख रहे हो ये आपके पास एक्शन पोटेंशियल इसको कहते हैं। ठीक है। उसके बाद ये जो सेल अंदर से नेगेटिव हो गया है, थोड़ी देर बाद जैसे एक्शन पोटेंशियल एक्वायर कर लेता है एक न्यूरॉन, उसके बाद यहाँ पे एक और तरीके के इस तरीके से गेटेड चैनल्स होते हैं जिनको पोटेशियम गेटेड चैनल्स कहा जाता है। जब ये खुलते हैं तो अंदर पोटेशियम ज़्यादा होता है तो वो बाहर की तरफ जाता है, और जब ये पॉजिटिव आयन बाहर जाएगा तो सेल दोबारा से नेगेटिव हो जाता है, यानी कि दोबारा से सेल पोलराइज स्टेट में चला गया। तो हम इसे रीपोलराइजेशन भी कह सकते हैं। ठीक है। कभी कभी क्या होता है, सेल बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो जाता है जिसकी वजह से पहले तो -70 था बट अब इससे भी नेगेटिव हो गया, सो -90 तक चला जाता है, जिसको आप हाइपर पोलराइजेशन भी कहते हैं। ठीक है। अब है क्या? अब वो कह रहा है अगर आप सोडियम गेटेड चैनल, अभी देखो ये जो है डीपोलराइजेशन किसकी वजह से होती है? सोडियम गेटेड चैनल्स की वजह से होती है। ठीक है। रीपोलराइजेशन किसकी वजह से होती है? पोटेशियम गेटेड चैनल्स की वजह से होती है, इनके खुलने की वजह से होती है। अब वो कह रहा है अगर आप सोडियम, एनेस्थेसिया क्या करता है, वो इन सोडियम गेटेड चैनल्स को खुलने नहीं देता। ठीक है। अब जब ये खुलेंगे नहीं तो डीपोलराइजेशन नहीं होगी, जब डीपोलराइजेशन नहीं होगी तो रीपोलराइजेशन भी नहीं होगी, एक्शन पोटेंशियल नहीं आएगा। जब एक्शन पोटेंशियल नहीं आएगा तो कैल्शियम गेटेड चैनल्स नहीं खुलेंगे, और जो न्यूरो ट्रांसमीटर होता है वो अगले न्यूरॉन तक सिग्नल नहीं लेकर जा सकेगा। सो दैट्स हाउ योर इम्पल्स जनरेशन वर्क। और उसमें एनेस्थेसिया जो है वो एक हर्डल की तरह काम कर रहा होता है। सो द क्वेश्चन इज़ कि अगर आपके पास एक ह्यूमन पेशेंट में इसी तरीके का एनेस्थेटिक्स आप इस्तेमाल करो, सो कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे बिल्कुल ठीक है? सबसे ऑप्शन ए में कह रहा है कि द थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल वुड बी लोअर्ड। देखो, जब आप सोडियम गेटेड चैनल्स को बंद करोगे, उन्हें खुलने नहीं देंगे, तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल क्या होता है? एक मिनिमम अमाउंट ऑफ पोटेंशियल जो एक्शन पोटेंशियल एक्वायर कर सके उसको थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कहते हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा थ्रेशोल्ड स्टिमुलाई। इसका मतलब ये है कि एक ऐसा स्टिमुलाई जो रिस्पॉन्स जनरेट करवा सके वो थ्रेशोल्ड क्या कहा जाता है। ठीक है। तो थ्रेशोल्ड पोटेंशियल जैसे -70 रेस्टिंग पोटेंशियल है तो -60 को आप थ्रेशोल्ड पोटेंशियल कंसिडर कर सकते हो। वो कहता है थ्रेशोल्ड पोटेंशियल रिक्वायर्ड टू जनरेट एन एक्शन पोटेंशियल वुड बी लोअर्ड। तो
थ्रेश देखो, सोडियम के चैनल्स नहीं खुल रहे तो उसमें थ्रेशोल्ड को आप कम नहीं करोगे, ठीक है। उसको कम करने से सोडियम के चैनल्स नहीं खुल जाएंगे। उसके बाद कहते थे एक्सॉन मेम्ब्रेन would become more difficult to repolarize। अब ये बात आ गई repolarize की। देखो यार, जब आपके पास सोडियम के चैनल्स नहीं खुलेंगे तो डीपोलराइजेशन नहीं होगी, डीपोलराइजेशन नहीं होगी तो हाउ ऑन अर्थ repolarization would happen। तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया, ठीक है। ऑप्शन सी में कहता है it would become harder to depolarize the neuron। exactly that's what we're talking about। of course यहाँ पे ऑप्शन सी जो है वो बिल्कुल ठीक जवाब है कि भाई अगर सोडियम के चैनल्स नहीं खुलेंगे ड्यू टू एनेस्थेसिया तो उस वजह से डीपोलराइजेशन नहीं हो पाएगी, या it would become harder for the neuron to depolarize itself, ठीक है। दूसरे ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। द मेम्ब्रेन पोटेंशियल फॉर द न्यूरॉन एट रेस्ट वुड डिक्रीज। भाई जो मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो -70 ही रहेगा, रेस्टिंग पोटेंशियल वो कम नहीं हो जाएगा। -70 तो तब होगा जब एक सेल रीपोलराइज करता है, बल्कि हाइपरपोलराइज करता है, ठीक है। मैंने आपको कहा था कि ये ग्राफ, ये -70 है, ग्राफ नीचे की तरफ चला जाता है -90, तो ये हम कहते हैं इसको हाइपरपोलराइजेशन। लास्ट ऑप्शन, द सोडियम पोटेशियम पंप मे नीड टू वर्क फास्टर टू मेंटेन द रेस्टिंग। नहीं, दे डोंट नीड टू वर्क फास्टर क्योंकि सोडियम गेटेड चैनल्स आर नॉट बीन ओपन्ड, ठीक है। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, प्लेस द फॉलोइंग स्ट्रक्चर्स इन अ ह्यूमन स्पर्म सेल इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ साइज। सो हमें इन सबको एक ह्यूमन स्पर्म सेल में इनका डिसेंडिंग ऑर्डर ऑन द बेसिस ऑफ साइज़ क्या होगा। डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे बड़ा कौन सा है फिर उससे छोटा उसे, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है, ठीक है। सबसे बड़ा कौन सा होगा, न्यूक्लियस आपके पास साइज में सबसे बड़ा होता है, देन कम्स माइटोकॉन्ड्रिया एंड देन राइबोसोम। राइबोसोम साइज में बहुत छोटा होता है, इसलिए आपने देखा होगा जो आपके पास टेक्निक होती है सेंट्रीफ्यूगेशन, तो सेंट्रीफ्यूगेशन में जो ये छोटे ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है, राइबोसोम हो गया, उसके बाद पेरोक्सिसोम, क्लायोक्सिसोम, ये सारे ऑर्गेनल्स जो हैं वो आपको बाद में मिलते हैं जब आप अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन करते हो, क्योंकि इनकी साइज़ बहुत छोटी होती है, ठीक है। ओके, सो 2 1 3 ये आपके पास सही ऑर्डर है। 38 भी इससे मिलता जुलता सवाल लग रहा है। इन अ प्रोकैरियोट ट्रांसक्रिप्शन कैन अकर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, प्रोकैरियोट यानी कि बैक्टीरिया में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे हो सकती है। ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं डीएनए से जब आरएनए बनता है तो उसको ट्रांसक्रिप्शन कहा कहते हैं, ठीक है। सो पहली बात तो ये प्रोकैरियोट में आपके पास माइटोकॉन्ड्रिया तो होता ही नहीं, कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल आपको एक प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलेगा। सो हम ऑप्शन 2 को एलिमिनेट कर देंगे। रही बात ऑप्शन 3 की यानी कि राइबोसोम की, तो राइबोसोम में क्या होती है, आरएनए से प्रोटीन बनता है राइबोसोम में, जिसको आप ट्रांसलेशन कहते हैं। तो यहाँ पे ट्रांसलेशन होती है बट नॉट ट्रांसक्रिप्शन, तो यू आर लेफ्ट विद ऑप्शन 1 दैट साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन होती है बैक्टीरिया में। हमारे अंदर यूकैरियोट्स में क्या होता है कि न्यूक्लियस में ट्रांसक्रिप्शन होती है, ठीक है।